हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन IQ। लास्ट क्लास में अपन ने एसिड बेस और सॉल्ट का पूरा कंप्लीट कर लिया था कि उसमें जो भी रिएक्शंस इन्वॉल्व थे, जो भी अलग अलग कॉन्सेप्ट थे, सारे अपन ने कंसिडर कर लिए थे। अपन इस क्लास में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं उससे रिलेटेड। तो एसिड बेस और सॉल्ट के जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा है, मतलब पूरा चैप्टर जो पढ़ा है उस सबसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो इस क्लास में अपन करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अपन कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करने वाला, अपन सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आज। ठीक है, तो एक बार मैं रिवाइज करवाऊंगा आपसे से क्या था कि लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ा था। अपन लास्ट क्लास में सॉल्ट के बारे में पढ़ा था, क्लोर एल्कली प्रोसेस पढ़ा था, क्लोर एल्कली प्रोसेस का रिएक्शन देखा था, फिर ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन देखा था, फिर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इन सब के एप्लीकेशंस, इन सब के यूजेस, इन सब के रिएक्शंस इन्वॉल्व, वो सब पढ़े थे। फिर वॉशिंग सोडा पढ़ा था, वॉशिंग सोडा का केमिकल रिएक्शन क्या था, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या था, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते थे, सॉल्ट्स ड्राई होते हैं कि नहीं होते हैं ये देखा था, और लास्ट में जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा था। फिर अपन का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो अपन ने ये सब कर लिया था। अब इसको वापस रिवाइज नहीं करते हैं। अगर आपको रिवाइज करना है तो वीडियो देखो जाके पुरानी वाली, तो मैं क्यों बताऊँ वापस से। तो अपन अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स क्या क्या है इससे रिलेटेड एनसीईआरटी वाले। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख के रखे पहले से ताकि टाइम वेस्ट ना हो। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। अब तुमको अगर पता होगा तो इसका आंसर आ जाएगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अपन इसको करके देखते हैं कि CaOCl2 का कॉमन नेम क्या होता है। कॉमन नेम क्या होता है, किसी को आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ क्या होता है। क्लोरीन है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सब इसका कंपाउंड जो होता है इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो कॉमन नेम ऑफ CaOCl2 इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब जो जो अपन क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड थोड़े बहुत डिस्कशन भी करते हैं, ताकि जिसको नहीं पता हो, जिसने सेशन अटेंड नहीं कर रहा हो, उसको कुछ ना कुछ तो आके इस सेशन से कुछ ना कुछ तो सीखे वो। तो अपन जो भी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे उससे थोड़ी बहुत थ्योरी रिलेटेड पार्ट भी उससे करेंगे। ठीक है, तो अपन ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन देखते हैं कैसे होता है, कि ब्लीचिंग पाउडर का मतलब कैसे प्रिपरेशन हो रहा है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, अपन लेते हैं कैल्शियम और OH। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर। लाइम वाटर लेते हैं, इसको अपन क्लोरीन गैस से रिएक्ट करवाता है और कंपाउंड बनता है CaOCl2 और साथ में वाटर। तो ये पूरा रिएक्शन होता है, कैसे बनता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन है ये। तो अपन ऊपर लिख सकते हैं प्रिपरेशन, प्रोडक्शन लिख देते हैं, वैसे पी आता है दोनों में। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ, मैं अभी शॉर्ट में लिखना आता ब्लीचिंग पाउडर को, पर पूरा ही लिख देते हैं। शॉर्ट में लिखते तो फर्स्ट लेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव CaOCl2 प्लस H2। ठीक है, ये रिएक्शन है, बिल्कुल सही है। ये रिएक्शन इन्वॉल्व होता है ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये बोलते हैं ना व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2, तो इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, तो ये ऐसे प्रोडक्शन होता है इसका। इसके अंदर क्या क्या इसके एप्लीकेशन है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, यूजेस इसके। सेकंड, वुडन इंडस्ट्री में भी काफी यूज होता है, वुडन की सीजनिंग और ड्राइंग में। थर्ड, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और फोर्थ, वाटर ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसके काफी सारे यूजेस थे, वो सब अपन को पता है, पहले क्लासेस में हो चुके हैं। तो ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन पूरा। अपन आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा सब्सटेंस होता है जो क्लोरीन से ट्रीटमेंट के बाद में ब्लीचिंग पाउडर यील्ड करता है, कौन सा सब्सटेंस होता है। तो ये तो अभी अपन ने देख ही लिया ना, कौन सा सब्सटेंस है, क्लोरीन से कौन रिएक्ट करता है ताकि ब्लीचिंग पाउडर मिले, तो कौन करता है, स्लेक्ड लाइम। तो स्लेक्ड लाइम लिखो, लाइम वाटर लिखो, कुछ भी लिखो जो अपन के मन में आ रहा है। तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे नया नाम, मन में आ रहा, तो मेरे मन में आ रहा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ हमारे एडवर्टाइजमेंट की स्पेस है इसलिए हमने इसको स्पेस दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेम द सब्सटेंस ऑन ट्रीटमेंट, और ये तो ये आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे। ये हो गया पूरा, दोनों क्वेश्चन अपन ने डिस्कस भी कर लिए। इस पे आता है, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम सुना है, ठीक है, इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व।
तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम तो पहले पता होना चाहिए कि है क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है क्या, केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन केमिकल फॉर्मूला लिख देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम की वैलेंसी होती है 1+, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी होती है HCO3 1-, वैलेंसीज इंटरचेंज होगी तो ये कंपाउंड बन जाएगा NaHCO3। तो ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये तो अपन को आ गया कि हाँ भाई कौन से केमिकल की बात हो रही है, तो इसकी बात हो रही है NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये बोल रहे हैं व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ ये इज हीटेड, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाता है। ये क्या है, इसके पहले के पीछे का कॉन्टेक्स्ट बताते हैं कि क्या है, क्या NaCO3। तो NaCO3 जो है ना, ये यहाँ लिखते हैं NaCO3 जो होता है वो होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, ये होता है बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा को कभी भी अपन हीट करते हैं ना, तो ये डिकम्पोज होके फॉर्म करता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये रिएक्शन इन्वॉल्व अपन ने लिख दिया, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो ये इसकी रिएक्शन की इन्वॉल्व वाली पार्ट है। तो बेकिंग सोडा जो होता है उसको हीट करता है तो ये पूरा कंपाउंड होता है, और यही अपन के पकोड़े, केक, इन सबको थोड़ा सा फ्लफी बनाता है, क्रिस्पी बनाता है। तो ये बेकिंग सोडा का तभी यूज होता है कि बेकिंग सोडा को थोड़ा डालता है, जैसे ही हीट करता है खाना बनता है तो गर्म ही तो होता है, गर्म होता है तो वो ये रिएक्शन देता है, CO2 निकलता है। और ये तो ब्रेड मोल्डिंग और जो भी केक वेक बनते हैं और पकोड़े जो होते हैं, क्रिस्पीनेस और जो फ्लफीनेस आती है वो क्यों आती है, वो ये है। ठीक है, तो अपन से तो बस यही पूछा था कि व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, सो व्हेन इट विल बी हीटेड इट विल डिकम्पोज इनटू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और क्या पूछा, गिव द इक्वेशन, अपन इक्वेशन भी बता दी। इससे इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट में कुछ है नहीं, बेकिंग सोडा मैंने बता दिया और रिएक्शन इन्वॉल्व भी बता दिया। ठीक है, अपन आते हैं और नेक्स्ट पे। ठीक है, पहला अपन आता है अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो इस स्लाइड का फर्स्ट क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, राइट अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग पीओपी एंड जिप्सम। अब पीओपी का फुल फॉर्म, पीओपी क्या होता है, पीओपी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जिप्सम, ऐसा एक रिएक्शन लिखना है जिसमें पीओपी और जिप्सम इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो आप सोचो, अपन ने लास्ट सेक्शन में जो पढ़ा था ना, कल की वीडियो में जो लास्ट में आया था वो वही था, जिप्सम और पीओपी। क्या था उसमें, पीओपी होता क्या पहले तो ये, जिप्सम होता क्या पहले तो वो। तो जिप्सम होता है केमिकल कंपाउंड होता है, और उसको अपन 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं ना, तो उसमें से वाटर लूज हो जाता है और पीओपी फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है जिप्सम और पीओपी का रिएक्शन। तो ऐसा बोल सकते हैं, इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं एक बार, कि जिप्सम होता है ना, जिप्सम, उसको अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पीओपी फॉर्मेशन और H2O भी रिलीज होता है। कितना होता है ये नहीं लिखा मैंने, बस ये इसका मेन है कि जिप्सम और पीओपी को हीट करा और ये पूरा रिएक्शन हो रहा है। अब इसमें अपन को केमिकल फॉर्म में लिखना है, ऐसा नहीं कि रिएक्शन इन्वॉल्व, जैसे ये था क्वेश्चन, क्या था, राइट रिएक्शन इन्वॉल्विंग पीओपी एंड जिप्सम। तो ऐसा नहीं कि रिएक्शन ये है, केमिकल फॉर्म में लिखना है, केमिकल रिएक्शन लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मेकर को ऐसा लिखना चाहिए था, राइट अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग जिप्सम एंड पीओपी। तो अपन ने रिएक्शन तो लिख दिया पर ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला CaSO4.2H2O। अब इसको अपन ने करा हीट 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्या होता है फिर, ये हो जाता है CaSO4.12H2O। मतलब इसमें से क्या होता है, 1.5 H2O लूज हो जाता है, तो 1.5 H2O हट जाता है। ये जो कंपाउंड होता है ना, ये होता है पीओपी। तो पीओपी का केमिकल फॉर्मूला ये CaSO4.12H2O, और ये होता है जिप्सम। ठीक है, इसकी फिक्स कंडीशन है कि टेम्परेचर जो रखना है वो अपन को 100 डिग्री सेल्सियस रखना है। ठीक है, तो ये डिटेल रिएक्शन है पूरा। और ये अब आपसे पूछेंगे कि इसमें से क्या क्या पूछ सकते हैं, वो एक बार मैं बता देता हूँ कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओनली जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, सिर्फ ये। और क्या पूछ सकते हैं, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पीओपी। तो पीओपी का केमिकल फॉर्मूला ये ½ H2O वाला, ये दो यहाँ देख लो। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या पूछ सकते हैं, एक मिनट, हाँ, Why it is advised to not put POP in a moisturized environment। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं कि POP को moisturized environment में मत रखो, क्योंकि क्या होगा,
पीओपी है ये, पीओपी अगर H2O से रिएक्ट करेगी ना तो ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है, मतलब ये वापस से जिप्सम भी बन सकता है, और जिप्सम जो है ना वो बहुत हार्ड सब्सटेंस है। तो ऐसा एडवाइस क्यों किया जाता है कि पीओपी को मॉइस्चर एनवायरनमेंट में मत रखो? तो उसका रीजन है कि अगर अपन रखेंगे तो वो वाटर गेन कर लेगी, मॉइस्चर गेन करके वो फॉर्म कर लेगी जिप्सम, जिप्सम हो जाएगा हार्ड। तो अब अपन जैसे फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर का भी होता है, तो अपन को एक मोल्ड बनाना पड़ता है, पूरा व्हाइट कलर की लेयरिंग और ये सब, और अगर जिप्सम बन गया तो उसको अपन मोल्ड नहीं कर पाएंगे, तोड़ वोड़ के शेप में नहीं ला पाएंगे, तो तभी एडवाइस करते हैं कि अपन को उसको जिप्सम में नहीं रखना, मतलब मॉइस्चर में नहीं रखना, क्योंकि वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपन को नेक्स्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूरा अच्छे से आ गया। अपन आते हैं पुराने वाले क्वेश्चन पे जो अपन का थोड़ा बचा हुआ है, इसमें फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ वाले पे ही कंसिडर करते हैं ना, ये लो फिफ्थ वाला। ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा, एक बार आप अच्छे से देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 कंपाउंड है, मैंने पूरा नहीं लिखा था, तो एक बार मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। 5 कंपाउंड है ABCDE, ठीक है, और उनके पीएच दिए हुए हैं, ये इसके पीएच है। ठीक है, अरे 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 चाचा, ये इनका पीएच है। तो 5 कंपाउंड्स है, उसके अपन को पीएच दे दिए हैं 4, 1, 11 और 7 और 9। ठीक है, अब अपन बोल रहे हैं विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है, कौन सा सॉल्यूशन एल्कलाइन है, कौन सा सॉल्यूशन ये है, कौन सा सॉल्यूशन वो है। 5 अपन को दे दिया, अपन को इन सबके नाम बताने। अब अब अपन को थोड़ा बहुत पीएच के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि पीएच नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पीएच, पीएच क्या होता है? तो पीएच क्या होता है? पीएच एक स्केल होती है, ये स्केल है जो 0 से स्टार्ट होती है और 14 पे खत्म होती है। ठीक है, और इसके जस्ट बीच में आता है 7। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 और 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ऐसे करके पूरा होता है। ये होती है पीएच स्केल। अब जो 7 है ना वो जस्ट मिड पॉइंट है, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल। आधे से ज्यादा तो आंसर निकाल दिए होंगे, पर अपन इसको थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। तो न्यूट्रल, और ये जो 7 से आगे जाओगे तो होगा बेस, और 7 से पीछे जाओगे तो होगा एसिड। ठीक है, बेस और एसिड। ठीक है, ये बेस है, ये एसिड है, और ये अब क्या है कि 7 से पीछे जाओगे तो एसिड की तरफ जाओगे, जितना ज्यादा पीछे जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड जाओगे, और जितना आगे जाओगे 7 से उतना स्ट्रॉन्ग बेस पे जाओगे। ठीक है, तो 7 न्यूट्रल चीज है। तो इन्होंने क्या बोला, न्यूट्रल कौन है इन सब में से? तो जिसका पीएच 7 होगा, तो जिसका पीएच 7 है वो कौन है? डी है। तो न्यूट्रल तो इन सब में से डी वाला जो केमिकल कंपाउंड है वो है न्यूट्रल। फिर आते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। एल्कलाइन, एल्कलाइन वर्ड होता है मतलब बेस। ठीक है, ऐसा बेस जो डिजोल्व हो जाता है वाटर में, तो उसको अपन एल्कलाइन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसकी पीएच जो होगी वो तो 14 के नियर होगी। तो किसकी पीएच 14 के नियर इन सब में से? तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर 11 ही है, इसकी पीएच सबसे 14 के नियर है। तो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन कौन है? तो वो है सी। सी वाला जो केमिकल कंपाउंड है वो है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। फिर अपन आते हैं थर्ड पे, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। स्ट्रॉन्गली एसिडिक, एसिड तो वहां होगा, तो जिसका पीएच 0 के नियर होगा वो होगा बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जिसका पीएच 0 के आसपास है कौन है? वो एक 1 ही है। तो 1 जो है वो 0 के पास में बहुत नंबर है, इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका मतलब बी वाला जो कंपाउंड है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर आता है वीकली एसिडिक। वीकली एसिडिक मतलब 7 से थोड़ा ही आसपास हो, क्योंकि ये न्यूट्रल, थोड़ा आगे जाओगे तो एसिड में जा रहे हो। तो 7 के आसपास कोई नंबर है क्या जो 0 और 7 के बीच में हो? तो वो है 4। ठीक है, और तो कोई नंबर है नहीं, 4 ही नंबर है। तो 4 जो है वो है, 4 वाले का जो कंपाउंड है वो है ए, तो इसका मतलब ए, ये आ गया वीकली एसिडिक। ठीक है, अब अपन आते हैं लास्ट पे वीकली एल्कलाइन। वीकली एल्कलाइन मतलब बेसिक होगा और 7 के आसपास ही नंबर होगा, तो ऐसा जो नंबर है वो है 9। ठीक है, ई वाला। तो ये आ गए पूरे कंपाउंड्स के फॉर्मूले, तो अपने बना दिया, सबको अरेंज कर दिया, सबके हिसाब से जो जो इन्होंने बोला था वो अपने अरेंज कर दिया। पीएच स्केल का ये यूज होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको पीएच स्केल आनी चाहिए। तो ये अपन को हटाना था, इरेजर कहाँ है? तो ये अपन ने पूरा हटा दिया, ये पीएच के भी बारे में पढ़ लिया और ये सब। तो ये क्वेश्चन को अगर आपको एक साथ देखना है तो अपन इसको एक साथ भी कर देते हैं। अच्छा, मैंने ऊपर रिएक्शन नहीं लिखा था, राइट, रिएक्शन इन्वॉल्विंग पीओपी एंड जिप्सम। यहाँ पे एक बार रिएक्शन लिख देते हैं, पीओपी और जिप्सम को क्या रिएक्शन था। तो रिएक्शन था
अरे अरे चाचा, रिएक्शन था CaSO4 dot 2H2O gives 100 डिग्री सेल्सियस ठीक है। तो ये पूरा कंपाउंड बना 1.5H2O और ये पूरा रिएक्शन था, ये अपने ABCD इन सबको अरेंज भी कर दिया पीएच के हिसाब से। अब यही क्वेश्चन जो है ना फिफ्थ वाला, इसमें बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे नहीं, मैं बोल रहा हूँ अब कि पीएच स्केल के हिसाब से H प्लस का कंसंट्रेशन जो है उसके हिसाब से अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि H प्लस सबसे ज्यादा किस में, सबसे कम किस में, ऐसे कर दिए। उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, असेंडिंग ऑर्डर में H प्लस के आयन के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ABCD कंपाउंड्स को। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है तो वापस बोल देता हूँ। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि 5 कंपाउंड्स है ना, इन सब में H प्लस के आयन होंगे, तो H प्लस के आयन जो है सबसे ज्यादा किस में, उसको सबसे लास्ट में लिखो, सबसे कम किस में, उसको सबसे पहले लिखो, ऐसे अरेंज करके बताओ। ठीक है, तो अपन आते हैं इस पे। तो इसको बताने से पहले थोड़ा बहुत मैं पीएच के बारे में बताना चाहता हूँ। ये पीएच स्केल है, ये 0 पॉइंट इसका, इसका 14 पॉइंट। ठीक है, और ये पीएच स्केल जाती है ऐसे, ऐसे आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ होता है ना ये, तो ये 0 से 14 यहाँ हो गया H प्लस। ठीक है, अब आप इसको देखना, ये जो ऊपर वाली शेडेड पार्ट है ना, इसको देखना, ऊपर वाला शेडेड पार्ट ये बता रहा है कि ये H प्लस का आयन का कंसेंट्रेशन है। तो अगर H प्लस के आयन जितने ज्यादा होंगे ना उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अगर अपन 0 पे आ रहे हैं तो ये शेडेड पार्ट बहुत ज्यादा है, फिर अपन आगे जा रहे हैं तो धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसे पूरा कम हो रहा है, तो ये कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब H प्लस कम होता रहता है, 7 पे कम हो गया, फिर और कम होता गया, और 14 पे तो मिनिमम हो गया। तो इसका मतलब क्या, H प्लस के आयन बेस में भी होते हैं, ये तो अपन को पता ही है कि H प्लस के आयन बेस में भी होते हैं, पर H प्लस के आयन जो होते हैं बेस में होते हैं ना, तो OH माइनस से कम होते हैं, तो उसकी वजह से वो बेसिक है। तो हर सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस दोनों होता है, जो ज्यादा होता है उसके हिसाब से उसको क्लासीफाई कर देते हैं कि वो एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो H प्लस के आयन उसमें भी होते ही हैं। अब करना क्या अपन को पता करना है कि H प्लस के आयन किसमें सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसमें होंगे, सबसे ज्यादा जिसमें होंगे जो सबसे पीएच में कम होगा। सबसे पीएच में कम कौन है, 1, तो इसका मतलब बी में है सबसे ज्यादा H प्लस के आयन, तो सबसे ज्यादा इसमें। अब इससे कम किसमें होंगे, तो जिसका पीएच 4 है, मतलब 4 जो होगा वो यहीं कहीं आ रहा होगा, तो उसमें भी अच्छे खासे है ही, तो उसका मतलब जो नेक्स्ट होगा वो होगा 4 पीएच वाला जो है ए। तो बी से कम जिसमें होंगे वो होगा, एक मिनट इरेजर लाके हटाना पड़ेगा इसको, तो उससे जो कम है बी में सबसे ज्यादा, फिर सब में उससे कम जो है वो ए में है। अब अपन आते हैं, ऐसा जो फोर्थ आ गया ना, बी अपन ने ले लिया, ए भी ले लिया अपन ने, तो अब आता है फिर सीधा डी ही, तो फिर आता है डी क्योंकि 7 नंबर है, फिर आता है 9 नंबर, 9 वाला जो होगा यहाँ पे होगा, थोड़े तो एच प्लस के आयन है ही, तो फिर 9 वाला आएगा, 9 वाला कौन है, ई। और फिर आता है 11 वाला, 11 यहाँ पे आ रहा होगा नहीं, 11 में 9 के कंपेरेटिवली और कम है, तो 11 वाला कौन है, सी। तो ये अरेंज करा अपन ने H प्लस के आयन के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन है पूरा एनसीईआरटी का, कि एनसीईआरटी में पूरा क्वेश्चन क्या था, ये स्टार्टिंग से दिया हुआ था 5 कंपाउंड्स और ये वाला, फिर लास्ट में ये भी लिखा हुआ था कि अरेंज द गिवन कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन। तो H प्लस आयन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज भी करना था, तो अपन ने ये अरेंज करा, सबसे ज्यादा किसमें, बी में, सबसे कम किसमें, और ये। तो ये सब अपन अरेंज करते हैं पीएच स्केल के अकॉर्डिंग। पीएच स्केल बहुत इंपॉर्टेंट स्केल है, काफी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें। एनसीईआरटी में इतने अच्छे नहीं दिया हुआ है, पर अपने ये डिस्कस करे, ये अच्छा क्वेश्चन था, तो तभी मैंने डिस्कस कर लिया। और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जब लाइव क्लासेस होंगी तब। ठीक है, तो ये आ गया अपन के पास में। अब इसको और खींचने की जरूरत नहीं है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अपन के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। दन 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 दन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, पढ़ो एक बार। Why do acids do not show acidic behavior in the absence of water? एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो होता है एसिड्स का
जब वो एब्सेंस ऑफ वाटर में होते हैं। तो इसका रीजन क्या है? तो रीजन क्या होता है कि जो भी एसिड्स होता है ना, उनको एक मीडियम चाहिए होता है आयोनाइज होने के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ HCl, HCl एक एसिड है। अब इसको कोई मीडियम ही नहीं मिलेगा ना, तो ये ब्रेक ही नहीं होगा ना आयन में, H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक ही नहीं होगा। अगर कोई मीडियम नहीं है, मीडियम ही नहीं होगा तो ये ब्रेक ही नहीं होगा। और मीडियम कौन सा चाहिए होता है? तो मीडियम होता है वाटर। तो वाटर नहीं होगा तब तक ये ब्रेक ही नहीं होगा। तो जब तक H प्लस के आयन फॉर्म नहीं हो रहे हैं तब तक वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि H प्लस के आयन फॉर्म होते हैं वाटर के प्रेजेंस में। वाटर के प्रेजेंस में H प्लस और वाटर मिलके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं। तो अपन इसका आंसर लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ, क्या बोल रहे हैं, व्हाई डू एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। सो acid needs a medium to form H plus ion and then hydronium ion. ये तो पूरा मिक्स लग रहा है ना, क्या करें इसको? एक बार मैं रीड करके तो बता देता हूँ क्या कह रहे हैं। बिकॉज मतलब व्हाई डू एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर के एब्सेंस में क्यों नहीं होता? क्योंकि बिकॉज एसिड नीड्स अ मीडियम टू फॉर्म H प्लस आयन एंड देन हाइड्रोनियम आयन विद द हेल्प ऑफ H2O। क्योंकि एसिड को एक मीडियम चाहिए होता है H प्लस आयन को फॉर्म करने का, और H प्लस आयन फॉर्म होगा तो उसके बाद में उसको हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करने का हेल्प मिलता है H2O की हेल्प से। ठीक है, अपन इसको एक बार नई स्लाइड पे देख ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो सब मिक्स हो रहा है। तो इसको हटाओ और आ जाओ नए पेपर पे। बहुत ही अच्छे से मिटाया। ठीक है, नए पन्ने पे आता है। क्या होता है क्या एसिड में? ये अपन ने लिया HCl, HCl है गैस, तो इसमें वाटर कहीं पे भी नहीं है। अब इसको अपन ने वाटर के साथ में रिएक्ट करवाया, तो जैसे ही वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं ना, तो ये फॉर्म कर लेता है H प्लस और Cl माइनस आयन वाटर के प्रेजेंस में, इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, तभी इसमें फॉर्म करा है, नहीं तो ये नहीं करता। अब H प्लस आयन जो होता है वो H2O से रिएक्ट कर लेता है और कंपाउंड बन जाता है H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो ये होता है रिएक्शन, और हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये है हाइड्रोनियम आयन, ये हो गया हाइड्रोनियम आयन, और वो है क्लोरीन की Cl का आयन। तो ये पूरा कंपाउंड होता है, और हाइड्रोनियम आयन की वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, एसिड बिहेव्स एज अ एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन ही फॉर्म नहीं होगा तो एसिड एसिड की तरह बिहेव ही नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन ही वो चीज है जो एसिड को एसिड की तरह बिहेव करवाती है। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन को फॉर्म करने का क्या क्या है? हाइड्रोनियम आयन को, आयन व सब मिक्स हो रहा है। हाइड्रोनियम आयन है, कैसे फॉर्म होता है? H प्लस और H2O, गिव्स में H3O प्लस। तो ये पूरा रिएक्शन होता है हाइड्रोनियम आयन को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये अपन को आ गया, पूरा अच्छे से आ गया। तो ये पूरा था कंपाउंड। ठीक है, ठीक ठीक का है यार, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो ये था एसिड्स जो होते हैं वो एसिड की तरह बिहेव क्यों नहीं करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। रीजन है कि हाइड्रोनियम आयन ही फॉर्म नहीं होता, और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म नहीं हो रहा है तभी वो उसकी तरह रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी, हो गया ये अपन का। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, नहीं उसी में एक नेक्स्ट है, इसको ले लो। ठीक है, और इसको कर दो थोड़ा छोटा। ठीक है, क्वेश्चन देख लो एक बार आप, ये क्या कह रहे हैं। बहुत ही मतलब फर्जी क्वेश्चन है, मजा नहीं आया इसको। एनसीईआरटी में था पर मैंने ले लिया फिर, तो एनसीईआरटी में है तो अपन इसको ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं, एक बार पढ़ लो। ठीक है, एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। NaOH जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है
HCl से। ये तो हमको पता है HCl जो है एक एसिड है, NaOH एक बेस है। कितना चाहिए? 10 ml। NaOH का 10 ml जो होता है वो न्यूट्रलाइज होता है 8 ml से। तो ये कह रहा है इफ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, मतलब एक बार मैं पूरा रिएक्शन लिख देता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। ये रिएक्शन ऐसे है, NaOH है, HCl से रिएक्ट कर रहा है, तो कंपाउंड बन रहा है NaCl प्लस H2O। ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये न्यूट्रलाइज हो गया पूरा। और ये तो जब ये 10 ml था, NaOH 10 ml लिया, तो HCl चाहिए था 8 ml, तब जाके ये पूरा अच्छे से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हुआ। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर NaOH 20 ml होगा, NaOH अगर 20 ml होगा तो HCl कितना होगा? तो मतलब मैंने इसको डबल कर दिया, तो HCl को भी तो डबल करना पड़ेगा ताकि वो आराम से न्यूट्रलाइज कर ले। डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 का डबल हो जाएगा 16, तो ये हो गया 16। तो ये 16 ml होगा, तो फिर ये आराम से न्यूट्रलाइज कर लेगा। अगर मैं ऐसा बोलता कि 15 ml है, 1 ml कम होता, 1 ml कम होता तो ये पूरा न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। ठीक है, तो NaOH को जितना बढ़ाएंगे HCl को भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अमाउंट रेशियो में दिया है, रेशियो चलता है इसमें पूरा। तो उसको डबल करा तो उसको भी ट्वाइस करा, और उसकी वजह से पूरा न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, तो कितना चाहिए भाई? 16 ml चाहिए। तो ये हो गए सारे क्वेश्चन अपन के खत्म। ठीक है, हो गए। अब अपन आते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अपन ने डिस्कस नहीं करे, NCERT के हैं, तो वो एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या है, क्या कह रहे हैं ये है, ये कह रहे हैं कि एक एग शेल है, ये है अपना एग, अच्छे से बनाएंगे, ये है अपना एग। ठीक है, ये अपन का एग आ गया। एग शेल जो है ना, उसको अपन ने किसी चीज से रिएक्ट करवाया और पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई है। तो अपन को ये रिएक्शन दिया कि एग शेल को किसी चीज से रिएक्ट करवाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई है, तो बताओ कि वो जो अपन ने चीज से रिएक्ट करवाया वो कौन है। तो उसके ऑप्शन दे दिए कि जो एग्स है इनमें से ये हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया अपन को LiCl, बी ऑप्शन दिया अपन को HCl, सी ऑप्शन दिया अपन को KCl, और डी ऑप्शन दिया अपन को, डी ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस। ठीक है, NOT, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये अपन को 4 ऑप्शंस दिए। अब अपन को बताना है कि क्या है। अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। एग शेल जो होता है ना, जिसका शेल होता है वो क्या होता है आपको पता है? एग शेल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। तो ये जो कंपाउंड है ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम क्या है? मेटल है। तो ये क्या हुआ? ये एक मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हो गया मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट, इसको अपन रिएक्ट करवाया एक्स से, एक्स अपन को पता नहीं कौन है, और गैस निकली है CO2। तो अपन ने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है, क्या है? मेटल कार्बोनेट जो होता है, व्हेनेवर मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विद एसिड्स दे विल फॉर्म CO2, H2O एंड सॉल्ट। तो CO2 फॉर्म हुआ है, H2O और सॉल्ट भी फॉर्म हुआ है, वो लिखा नहीं। तो वो किससे रिएक्ट करता है? मेटल कार्बोनेट। तो अपन के रिएक्शन में अपन ने पढ़ा मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करते हैं ना, तब ये सब फॉर्म होता है। इसका मतलब ये जो चीज है ये एक एसिड है, और एसिड है तो एसिड में H प्लस के आयन जरूर होंगे, मतलब हाइड्रोजन कहीं ना कहीं होगा। LiCl में कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, तो ये तो ऑप्शन हट गया, ये तो बिल्कुल नहीं है। HCl हाइड्रोजन के आयन है, तो ये हो सकता है, अभी एक बार इसको साइड में रखते हैं। HCl एक एसिड है, ठीक है। KCl हाइड्रोजन के आयन बिल्कुल नहीं है, और डी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है, तो ये बी ऑप्शन है HCl। तो उसने किससे रिएक्ट करा था? उसने करा था रिएक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, गैस से नहीं एसिड। ठीक है, तो ये अपन का पूरा हुआ कि अपन ने NCERT का ऑलमोस्ट सब कर लिया। अब एक और क्वेश्चन, मिल्क आता है ना अपन का, जो मिल्क, काऊ वाला मिल्क, उसका pH होता है 6, जो वो निकालते हैं। तो सबसे पहले pH 6 है, pH 6 है तो उसका मतलब वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, क्या है? तो 6 का pH है, मतलब 7 से कम है, और 7 से पीछे जाओगे तो अपन जाओगे एसिड की तरफ। तो मिल्क जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता ही है। तो उसका मतलब उसका टेस्ट कैसा होगा? उसका टेस्ट सार होगा। ठीक है, अब बैक्टीरिया होता है ना एनवायरनमेंट में, थोड़े भी बैक्टीरिया उसमें आ गए, जैसे अपन कर्ड जो होती है वो मिल्क से ही बनती है, वो बैक्टीरिया के फॉर्मेशन से होती है, उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और कर्ड जो होता है काफी एसिडिक मीडियम में ले जाता है उसको, उसका pH काफी शिफ्ट कर देता है, वो 6 से और पीछे ले जाता है। तो अगर एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया इसमें आने लगेंगे तो pH 6 से और कम हो जाएगा, और धीरे धीरे मिल्क का टेस्ट खराब होने लगेगा, सार होने लगेगा। तो इसको क्या करें कि pH जो है, क्योंकि अपन जैसे मिल्क मैंने निकाला तो थोड़े टाइम के बाद में उसको देने जाना है,
और थोड़े टाइम में एक्शन हो सकता है बैक्टीरिया का। तो वो क्या करता है, वो मिल्क में थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर लेता है। ठीक है, ऐसा जनरली होते ही हैं, कभी कभार ऐसे अपन के यहाँ पे अच्छा है, पर कई कई लोग ऐसे मिक्स करते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा मिक्स क्यों करा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मिल्क मैंने बेकिंग सोडा उसमें मिक्स क्यों करा। तो क्यों करा, बेकिंग सोडा जो है ना वो है बेसिक, और मिल्क अपन का एसिड, तो एसिड और बेस मिलके थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो पीएच शिफ्ट होगा ना, जैसे 6 से और पीछे नहीं जाएगा, अपन ने उसको पीएच को न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको अपन ने बेस ऐड करवा के। और अब धीरे धीरे बैक्टीरिया अगर आएगा भी तो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि अपन ने पीएच को काफी आगे शिफ्ट करवा दिया, 7 से अपन ऊपर ले गए। तो अब धीरे धीरे वो शिफ्ट होने लगेगा बैक्टीरिया के एक्शन से, जब तक अपन के घर पे आएगा तो उसका पीएच न्यूट्रल यहाँ पे 6 से 7 के बीच में ही होगा। तो तभी वो बेकिंग सोडा को मिक्स करता है, ताकि वो जो एक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उसको कम कर पाए, क्योंकि कर्ड फॉर्मेशन होने लग जाएगा नहीं तो। तो ये बेकिंग सोडा का एडिशन क्यों होता है, उसका रीजन होता है ये। ठीक है, अपन को ये भी आ गया। अब अपन आते हैं और नेक्स्ट पे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आज कर ही लेते हैं, ऑलमोस्ट अपन ने सारे कर ही लिए हैं, थोड़े बहुत जो बचेंगे वो फिर छोटे मोटे होंगे, तभी मैं नहीं करा रहा हूँ। फिर लास्ट क्वेश्चन ऐसा है, उसमें क्या बोल रहे हैं कि वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा इनके यूजेस बताओ। तो पहले बार लिख देते हैं वॉशिंग सोडा यहाँ पे, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के अपन को यूजेस बताने हैं। यूजेस क्या है, वॉशिंग सोडा केमिकल फॉर्मूला, पहले तो केमिकल फॉर्मूला होता है इसका ये Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा का यूज होता है, ये बोरेक्स बनाने में काम आता है। सेकंड, ये यूटेंसिल्स और घर के क्लीनिंग इन सब में भी काम आता है। तो दो यूजेस ही पूछे थे तो अपन ने लिख दिया ये। और एक और वन वर्ड्स बनते हैं उससे, वो होता है परमानेंट हार्डनेस। तो यहाँ पे हमारे एडिटर्स को दिक्कत आएगी, तो उसको अपन ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये अपन यहाँ कर दिया। तो रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस में भी ये हेल्प करता है, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, 3 यूजेस होते हैं ये। बेकिंग सोडा पे आते हैं। बेकिंग सोडा ये तो अपन को अब याद हो ही गया है। बेकिंग सोडा को अपन फर्स्ट कहाँ यूज कर सकते हैं, तो अपन इसको ब्रेड और सब में बनाने में यूज करते हैं। तो वैसे बेकिंग पाउडर की प्रिपरेशन में, तो इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, फर्स्ट तो ये आ गया। सेकंड, फायर एक्सटिंग्विशिंग में, फायर एक्सटिंग्विशिंग। ठीक है, और थर्ड क्या है, थर्ड है बेकिंग सोडा जो होता है ना वो होता है माइल्ड बेस, माइल्ड बेस। तो अपन इसको एज अ एंटासिड यूज कर सकते हैं। तो अपन ये सब इसमें यूज कर सकते हैं। तो अपन को ये सब पता चल गया कि यहाँ पे इसके यूजेस ये होता है। अपन ने इसके यूजेस लिख दिए, 3 लिखे, 2 पूछे थे, तो 3 लिखे, एक ज्यादा एक्स्ट्रा लिखा है कि लो ज्यादा नंबर दो। ठीक है, तो ये अपन को आ गया, अपन का अब पूरा हो गया ये चैप्टर पूरा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है कि व्हाई डज डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रेन वाटर डज। तो ये कह रहे हैं कि डिस्टिल वाटर जो होता है वो कंडक्ट क्यों नहीं करता और रेन वाटर क्यों करता है। तो पहले अपन को डिस्टिल वाटर रेन वाटर पता होना चाहिए क्या क्या है। तो डिस्टिल वाटर प्योर H2O, प्योर H2O मतलब ये। अब H2O अगर प्योर है, उसके आसपास कोई सॉल्ट नहीं है, तो वो कंडक्ट ही नहीं करेगा। कंडक्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो आयोनाइज ही नहीं होगा। आयोनाइज होने के लिए उसको कोई आसपास सॉल्ट चाहिए होता है। ठीक है, H+ और OH- आयन फॉर्म कर तो सकता है ये, पर आसपास कोई सॉल्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो डिस्टिल वाटर का मतलब ही ये है कि वो प्योर है तो आसपास कोई सॉल्ट ही नहीं, इसका मतलब ये आयोनाइज होगा ही नहीं। आयोनाइज नहीं होगा तो ये चीज फॉर्म होने की चांसेस ही नहीं है। अब बनाते हैं रेन वाटर में। रेन वाटर में भी H2O ही है, H2O ही है, पर पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, बहुत सारी ऑक्साइड्स ऊपर जाके इकट्ठी होने लग जाती है, और उसमें होती है NO2, CO2, SO2, ये सब जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स है। और अपन को पता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती है उनका नेचर होता है एसिडिक। ठीक है, तो ये हो गया एसिडिक। तो जो रेन वाटर होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, और अगर एसिडिक है तो आसपास के पास सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स होंगे तो आयोनाइज हो जाएगा, आयोनाइज होगा तो आयंस बन जाएंगे, H+ के भी बनेंगे, इनमें से इन गैसेस के भी आयंस बनेंगे, तो तभी वो हो जाता है आयोनाइज। तो रेन वाटर जो होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ salts in the rain water they get ionized easily,
एंड दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो उसका ये रीजन था कि उसका प्रेजेंस होता है, आयंस का प्रेजेंस होता है, आयंस के प्रेजेंस की वजह से कंडक्ट कर लेता है। और डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्ट्स अवेलेबल नहीं होता है तो आयोनाइज नहीं हो पाता है, और आयोनाइज नहीं हो पाता है तो वो कंडक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो आज के लिए बस बहुत है, अपन का आज काफी सारा हो गया। क्या क्या हुआ है, जैसे अपन सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ये पूरा लास्ट था। लास्ट पढ़ अपन ने केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट तो हो चुका है पहले ही, सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला भी पार्ट हो गया आज। तो अपन अब नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर, कोई फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का। ठीक है, आज के लिए तो बहुत है, और थैंक यू क्लास को अटेंड करने के लिए। आप क्लास को अटेंड करते रहे। और मैंने फर्स्ट में इन्फॉर्मेशन नहीं बताई थी, मैं अभी बता देता हूँ कि हमारी ऐप जो है वो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल करवा रही है, बहुत कम कॉस्ट में, अफोर्डेबल कॉस्ट में, क्वालिटी एजुकेशन। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए आप हमारी ऐप से कनेक्ट करवाएं, 349 में ही है पर मंथ में। तो आईआईटी की प्रिपरेशन कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि 349 पर मंथ में हो जाएगी। तो आईआईटी वालों को बताओ, नीट वालों को बताओ, और जो ओलंपियाड के वीपीआई एनटीएससी इन सब की प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी बताओ। ठीक है, बाकी अपन क्वालिटी एजुकेशन तो दे ही रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू।